अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी एजुकेशन पे भरपूर फोकस कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है और ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी, कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर बराबरी पैदा होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि केमिकल और फिजिकल चेंज जो होते हैं वो उसके नतीजे में कोई कंप्लीशन पैदा होती है, मतलब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है। अ कंप्लीट रिएक्शन इज वन, एक कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर तमाम रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, इसमें तमाम रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ हमारे पास रिएक्शन होते हैं जो कि कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो दोबारा से मिलके रिएक्टेंट बना लेती हैं। इन्हें हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, जो मिकदार होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो अनचेंज रहती है, लेकिन देखने में हमें ये लगता है कि रिएक्शन चल रहा है, लेकिन रिएक्शन रुक गया होता है। इनफैक्ट दीज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं बल्कि चल रहा होता है, और वो कभी फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगा, कभी रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाएगा। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और रिएक्शन जो है वो इक्वली स्पीड इक्वल होती है, कभी वो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोराइड है, वो मिलेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो प्रोडक्ट है वो दोबारा क्या होगा, ब्रेक डाउन होकर दोबारा से रिएक्टर बना लेगा, फिर रिएक्टेंट्स मिलेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे, और प्रोडक्ट दोबारा टूट के दोबारा से रिएक्टेंट बना लेंगे। और ये इक्वल रेट के ऊपर दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन वो होंगे, जिसके अंदर जो रिएक्टेंट हैं वो मिलके प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन वो क्या होंगे कि जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और क्लोराइड दोबारा से बना लेगी। इसकी बहुत सी मिसाल हमें मिल जाती है नेचर के अंदर, फिजिकल एग्जांपल भी हैं और फिजिकल इक्विलिब्रियम की भी हमें मिल जाती हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम की। फिर वो कह रहा है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस जो है हमारी दुनिया के अंदर, वो भी किस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रही है, किस फिनोमिना के ऊपर बेस कर रही है, इक्विलिब्रियम फिनोमिना के ऊपर। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं सांस के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या नज़र आ रहा है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम मुकम्मल कब होगा, जब जैसे कि हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो इसका ऑपोजिट कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं और इनहेल क्या कर रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेकर जा रहे हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल रहे हैं। वो कौन यूज़ कर लेता है ऑक्सीजन, हम ह्यूमंस उसको यूज़ कर लेते हैं। तो दिस नेचुरल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। Many environmental systems depend for their existence on delicate equilibrium phenomena. बहुत से इन्वायरमेंट के प्रोसेस होते हैं जो किस पर डिपेंड करते होते हैं, इक्विलिब्रियम के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते होते हैं। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो वो प्रोसेस कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि वो एग्जांपल दे रहा है कि जो किसी झील में या किसी लेक में जो पानी होते हैं, जो पानी है उस पानी के अंदर जो गैस की कंसंट्रेशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो भी इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस कर रही है, कि जितनी मिकदार पानी में है उतनी रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है।
फिर आगे वो कह रहा है कि जो एक्वेटिक प्लांट या एनिमल होते हैं जो कि पानी में रह रहे होते हैं वो भी डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 9.1, जो कि आपका पहला टॉपिक है, पहले हमने जो पढ़ा वो सारा इंट्रोडक्शन था। रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले वो बता रहा है कि इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन आ गई, ये डिफाइन रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें मिल रही होती हैं आपस में, हम उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नई चीज़ें उन रिएक्टेंट के मिलने के नतीजे में बनती हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। नीचे वो एक मिसाल दे रहा है, हाइड्रोजन किससे मिल रही है, ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बन जाता है। वो वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। जो चीज़ बन रही है वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। और ये प्रोसेस कैसे होता है, हीट के जरिए होता है। फिर वो कह रहे हैं ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं उनके अंदर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते। जैसे वाटर है तो वाटर ब्रेक डाउन नहीं होता, बल्कि वाटर वैसे के वैसे ही रहता है, वो दोबारा ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाता। हम इन्हें क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम कंप्लीट समझते हैं और सिंगल एरो के साथ शो करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। फिर आगे वो कह रहा है कि इसके ऑपोजिट कुछ और टाइप के रिएक्शन होते हैं कि जिसके अंदर जो प्रोडक्ट होती है वो दोबारा से रिकम्बाइन हो जाती है और रिएक्टेंट को बना देती है। इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये नेवर गो टू कंप्लीशन। और हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। ये बोथ साइड के ऊपर मूव करते हैं, कभी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और कभी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। और जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब जो वापस आएंगे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिवर्स रिएक्शन। तो सो रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन which can be made to proceed in either direction, कि हम उससे कभी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव करवा सकते हैं, कभी वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशन, कैसी हमारी कंडीशन है। आगे वो एक एग्जांपल दे रहा है हाइड्रोजन की और आयोडीन की। अब इसमें वो कह रहा है कि बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल, पर्पल कलर की होती है आयोडीन। लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, वो कलरलेस होता है। इसकी क्या वजह है, प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन आर इजीली ऑब्जर्वेबल। तो हमने वो नज़र आ जाता है कि पर्पल, और हमने ऑक्सीजन को जब मिलाया, पर्पल आयोडीन को और सॉरी हाइड्रोजन को जब हमने कंबाइन किया, जो कि रिएक्टेंट है, तो जो प्रोडक्ट बनी हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके अंदर कोई भी पर्पल कलर शो नहीं हुआ। तो हमने हीट किया है हाइड्रोजन को और आयोडीन को, तो क्या बन गया, 2HI, मतलब कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। और ये हमने एक क्लोज फ्लास्क के अंदर बनाई है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है और जो इसका जो कलर होता है वो फेड आउट हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। आगे वो कह रहा है कि हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन है ये। इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती है और वो कलरलेस होती है, पर्पल नहीं होती बल्कि कलरलेस हो जाती है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है कि हम इसी रिएक्शन को देखते हैं कि जब 2HI जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये जब वापस आता है प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनता है ये, तब क्या होता है कि हम इसे जब एक क्लोज फ्लास्क में हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अलग अलग नज़र आता है। हाइड्रोजन और आयोडीन सेपरेट हो जाती है और आयोडीन का जो कलर होता है पर्पल, वो भी हमारे पास वापस आ जाता है। इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रही है। और हाइड्रोजन और आयोडीन क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रिएक्शन।
जब ये दोनों रिएक्शन एट अ टाइम चल रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? रिवर्सिबल रिएक्शन, और हम इसे डबल एरो थ्रेशोल्ड करेंगे।